तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट वीडियो है। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि जो भी लोग मेरे वीडियोस को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं या फिर डे वन से फॉलो कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस एक कंसाइज एंड प्रिसाइज वे में एक रामबाण का काम कर रहा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज के वीडियो पे। और ये हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आज का लास्ट वीडियो होगा। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम से पूछे जाते हैं, और अगर आप उन फैक्ट्स को अपने दिमाग में नहीं बैठाइएगा तो आप एग्जाम में गलती करके आ जाइएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज के पॉइंट पे। अब आज के पॉइंट में ये हुआ, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मैं बात कर रहा था या फिर संविधान सभा की बात कर रहा था, आपको मैंने बताया था कि इनिशियली टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 389 या फिर 389। उस 389 में से भारत आजाद होने के बाद 100 लोग घट गए। कितने? 100 लोग नहीं, 100 नहीं, 90 लोग। ठीक है, कितने? 90 लोग। और 90 लोग जब घट गए तो उसके बाद उससे मेंबर्स कितने बचे? 299। कितने? 299। इसमें जनरली वो लोग हटे जो मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। ठीक है, कहां से? मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। तो भारत आजाद होने के बाद कितने लोग रह गए थे? 299 लोग। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी, यहां पे लिखा हुआ एक वर्ड, इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो किसको अडॉप्ट करने की बात की जा रही है? भारतीय संविधान को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, किसकी? भारतीय संविधान को। जैसा कि अगर आप प्रियम्बल को पढ़िएगा तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से स्टार्ट है, और ये पर्टिकुलर डेट उसमें मेंशन है 26 नवंबर 1949 को। यानी कि अगर मैं संविधान को अधिकृत, अंगीकृत या फिर अधिनियमित करने की बात करूं या फिर अडॉप्ट करने की बात करूं, तो वो कौन सा डे है? 26 नवंबर 1949। और इसी के चलते 2015 साल से, मतलब साल 2015 से 26 नवंबर को हम लोगों ने क्या मनाना स्टार्ट किया? संविधान दिवस। चलिए इसके साथ में एक एडिशनल पॉइंट लिख देता हूं, संविधान दिवस। ठीक है, क्या मनाना स्टार्ट किया? संविधान दिवस। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। और इस डेट के बारे में स्पेशली कहां स्पेसिफाई किया गया है? प्रियम्बल या फिर भारत का प्रस्तावना। भारत के प्रस्तावना के बारे में जो ब्रीफ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन के पर्पज से, वो चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया है। तो जो भी लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे लैंड कर रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि पहले आप जाइए और प्रीवियस वीडियो को देखिए। ठीक है, अच्छा अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि 200 एंड अब इसमें, अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 299 में से 284 लोग प्रेजेंट थे। किस दिन? जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो रहा था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस दिन भारत का संविधान साइन किया गया, यानी कि 26 जनवरी 1950। कब? 26 जनवरी 1950। उस दिन कितने लोग थे? 284 लोग थे। कितने? 284 लोग क्या थे? वहां पे अवेलेबल थे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 299 भारत के संविधान, भारत के स्वतंत्र होने के बाद। और टोटल जो लोग थे जिन्होंने सिग्नेचर किया वो कितने थे? 284। ठीक है ना। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। इसमें एक चीज ये मेंशन किया हुआ कि एट द टाइम इट कंटिन्यूड प्रियम्बल। जो हमारा भारत का संविधान बना, ठीक है ना, भारत का संविधान बना, उसमें क्या क्या लिया गया? प्रियम्बल को ऐड किया गया। प्रियम्बल के आपको क्रक्स मिलेगा, प्रियम्बल का क्रक्स आपको कहां मिलेगा? भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि जस्टिस कितने तरीके की होते हैं। मैं एक बार चलो आपको रिकॉल करा देता हूं। हमारे प्रियम्बल में 4 चीजों की बात की गई है। इसके लिए मैं कोड वर्ड लिख देता हूं, JLEF। ठीक है ना। जे मतलब क्या हो गया? इसको मैं थोड़े से और डार्कर साइड में लिख। जे मतलब क्या हो गया? जस्टिस। क्या हो गया? 3 जस्टिस हो गया। ये क्या हो गया? लिबर्टी मतलब 5। क्या? लिबर्टी मतलब 5। इक्वलिटी मतलब 2 इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी 1। ये आपको रेशियो याद रखना है। प्रियम्बल में हमारे इसके बारे में बात किया गया है, JLEF, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये जो आपको बेस मिलेगा वो आपको कहां, हमारे आज के भी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के भी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बेस को हम देख सकते हैं। हमारे में जस्टिस दे रखा है। कौन कौन सा जस्टिस है? अगर मैंने प्रीवियस वीडियोस में इस चीज को नहीं भी कराया है तो मैं एक स्पेशल 1 या 2 वीडियो में आपको प्रियम्बल इंडिया का कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, प्रियम्बल मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। और थोड़ा बहुत प्रस्तावना का क्रक्स तो मैंने आपको दिया ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि प्रस्तावना में हमारे पास 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अगर मैं लिबर्टी की बात करूं तो थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, वर्शिप हो गया, इस तरह के लिबर्टी की भी बात की गई है। इक्वलिटी, और अगला पॉइंट क्या है? इक्वलिटी। किसकी बात की गई है? इक्वलिटी। इसमें क्या होगा? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इन सब के बारे में बात की गई है। अगर मैं आपको वर्बली यहाँ ब्रीफ कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन सारी चीजों को आपको नहीं बताऊंगा। मैं एक स्पेशल पर्टिकुलर 2 या 3 वीडियो में आपके इंडिया के प्रियम्बल्स को अपने एंड से कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन सीधे तौर पे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, खैर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या होगी
कि जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ, क्या जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे पास कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल। कितने? 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, एक चीज में और एड ऑन कर देता हूं, और भाग कितने थे? 22 भाग थे। कितने? 22 भाग। ठीक है ना, 22 भाग या फिर पार्ट लिखना। मैं कहीं कहीं जानबूझ के लिख रहा हूँ इंग्लिश में, बोल रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि मैं ये इस वीडियो को इस तरीके से रखना चाहता हूँ कि अगर किसी को हिंदी के सिर्फ हिंदी में भी प्रोफिशिएंट है और इंग्लिश के साथ उसको इश्यू है, तो दोनों को मिक्स करके वो चीजों को समझ सकता है। ठीक है, अदरवाइज जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो तो इन बातों को समझ ही जाएंगे, लेकिन जिनकी नहीं अच्छी है उसके लिए मैं पर्टिकुलरली दोनों लैंग्वेज में दोनों चीजों को समझाता हूं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें एक वर्ड लिखा है कि प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड टू अलाइन विद द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक पॉइंट स्पेसिफिकली आपको याद रखना है, तो प्रीएम्बल को कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अलॉट कर दिया गया? जब सारे के सारे क्या हो गए, सारे के सारे आर्टिकल, सारे के सारे शेड्यूल्स को क्या कर दिया गया? कास्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रीएम्बल का जो क्रक्स था, प्रीएम्बल के क्रक्स को मैंने अब समझाया था ना कि हमारा संविधान दिखना कैसा चाहिए, होना कैसा चाहिए। उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नाम से एक रिटन थ्रेड लेके आए थे। ठीक है, कहां पे? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, जो कि 22 जनवरी 1947 को उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये कहानी नहीं थी किसकी? प्रीएम्बल की। ठीक है, किसकी? प्रीएम्बल की। अब मैं आगे बढ़ता हूं इन्फोर्समेंट पे, क्योंकि मैंने आज के पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारा डेटा रखा है, तो आप चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं जो स्पेशली मेंट करते हैं कि उसे लिख लिया जाए, तो प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जाम में क्या चीज कब स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इस पे लिखा हुआ है कि सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। 26 नवंबर 1949 को जो हमारा जो संविधान को अधिकृत, अंगीकृत या फिर अधिनियमित किया गया या फिर अडॉप्ट किया गया, उसे आप देख पाइएगा कि टोटल हमारे पास 15 कितने तकरीबन 15 आर्टिकल्स को ऐड कर दिया गया था पहले ही। मैंने आपको यहाँ एक चीज मेंशन किया है कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 395 थे, लेकिन 395 आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स को 26 नवंबर 1949 को ही क्या कर दिया गया था? अडॉप्ट कर लिया गया था। क्योंकि इंडिया वाज इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट, भारत अभी विकास के क्रम में भी चल ही रही थी, तो कुछ कुछ ऐसे बेसिक भी हमारे पास आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट थी जो कि इनेक्ट करना काफी जरूरी था। जैसे कि अगर मैं आर्टिकल 6, 7, 8, 9 की बात करूं, तो ये सारे आर्टिकल्स भाग 2 से रिलेटेड है। किससे? भाग 2 और सिटीजनशिप से, क्योंकि उस समय सिटीजनशिप को लेकर काफी केओस या फिर हो हल्ला चल रहा था भारत में, तो उसको लेके ये 6, अब यहां देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे के सारे आर्टिकल्स किससे जुड़े हुए हैं? भाग 2 से। किससे? भाग 2 या फिर सिटीजनशिप से। आर्टिकल 60 किससे जुड़ा हुआ है? आप ध्यान से देखिएगा, तो प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ है। किससे? प्रेसिडेंट से। ठीक है, अगर मैं आर्टिकल 324, ये किसी इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 366, ये हमारे भारत के संचित निधि से। 367, ये इमरजेंसी फंड से। ये 379, 80, 88, 91 और 92 और 93। तो जरा इन सबको आप काउंट करके देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो मोटा मोटी वो आर्टिकल जो भारत के उस समय के शासन के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर ऐसे सेट ऑफ रूल जो उस समय के उस समय हमारे भारत में जो भी चीजें ऊपर नीचे हो रही थी उनको मेंटेन करने के लिए जरूरत थी। क्योंकि 1947 के बाद का अगर आप सिचुएशन समझिए तो उस समय हुआ क्या था? उस समय ठीक है, थियोरेटिकली लिख दिया गया था कि किसको पाकिस्तान में रहना है, किसको इंडिया में रहना है, लेकिन उस समय सिचुएशन काफी क्रिटिकल था। माइग्रेशन अपने हायर साइड पे था, ये कुछ सर्टेनिटी नहीं बन पा रही थी कि कौन भारत के लोग हैं कौन नहीं है। तो उसी के चलते सिटीजनशिप का ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वहां पे इनेक्ट कर दिया गया। ये क्वेश्चन एसएससी में काफी बार पूछा गया है, लेकिन क्योंकि हम सारे के सारे एग्जाम्स को सिंगल वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कोई छोटा से छोटा भी पर्टिकुलर डेटा आप यहाँ मिस कीजिए। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366 एंड 367 एक साथ याद रखना है। 379 एंड 380 आपको एक साथ याद रखना है, और 388 आपको अकेले याद रखना है। 91, 92 एंड 93। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो 3 और 4 कुछ ऐसे नंबर से इनका पर्टिकुलर सेट बन पा रहा है यहाँ पे। तो इन सारी चीजों को आपको दिमाग में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये कब आ गए थे? ये 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे, जिस दिन हमारा संविधान को क्या किया गया था? एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, एडॉप्ट और संविधान बनने में डिफरेंस है। एडॉप्ट मतलब क्या होता है? अधिनियमित, अंगीकृत। ठीक है, और संविधान लागू होना 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये रहा
ये तो शीशे का एक पहलू। अब हम चलते हैं दूसरे पहलू पे, ठीक है। अब आगे की ओर देख पा रहे हैं कि मेजर पार्ट केम इनटू 26 जनवरी 1950, क्योंकि 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था। तो बाकी जो बचे हुए आर्टिकल्स उनको कब इनेक्ट कर दिया गया, मतलब कब इंपोज कर दिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 26 जनवरी 1950 को। और इसीलिए हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को। और ये 26 जनवरी ही क्यों सेलेक्ट किया गया था, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारा लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 का, लाहौर का अधिवेशन जो 1929 का था, उसमें टैगलाइन दिया गया था पुण्य स्वराज का। किसका, पुण्य स्वराज का। और लास्ट दिसंबर के मंथ में था, और नेक्स्ट मंथ 26 जनवरी को क्या मनाने की घोषणा की गई थी, स्वराज दिवस। कौन सा, स्वराज दिवस। तो उसी पर्टिकुलर एसेंस को रखते हुए, दिमाग में रखते हुए क्या किया गया था, 26 जनवरी 1950 के दिन को भारत का गणतंत्र दिवस रखा गया। ठीक है, तो ये कहानी बेसिक थी जो क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ भी मैं आपको बता देता हूं कि 15 अगस्त को ही हमने भारत को स्वतंत्रता दिवस क्यों दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने ये जो पर्टिकुलर दिन था अपने लिए अच्छा कंसिडर किया था, क्योंकि इस दिन उन्होंने क्या किया था, जापान पे जीत हासिल की थी, इसीलिए 15 अगस्त ही मनाया जाता है। 15 अगस्त का डेट चूज किया गया। तो ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे नोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको वीडियो के थ्रू समझ लेना है। अब मैं आगे यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप ध्यान से देखिए, 26 जनवरी 1930 को पुण्य स्वराज दिवस मनाने की बात की गई। कौन से सेशन में, लाहौर सेशन में। ठीक है, दिसंबर 1929 को। क्या इसकी आपकी क्लैरिटी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो जो मैंने आपको वर्बली बात बोला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप इस चीज को आप नोटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये सारे वीडियोस की जो पर्टिकुलर फोटोज है मैं अपने टेलीग्राम लिंक में भी आपको शेयर कर दूंगा। आप जाइए वहां से चीजों को नोट कीजिए और अपने नोट में उतारिए, जिससे कि आपको चीजों की समझ अच्छी बन सके। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा हुआ है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1977 विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिपील्ड, यानी कि इसमें यह भी बात बोला गया था कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको सारा एक्ट भारत के संवैधानिक विकास में समझाया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था, उसके जितने भी क्या थे सारे रूल्स, सेट ऑफ रूल्स थे स्पेसिफिकली, वो उनको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इसमें लिखा होगा द एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल। ठीक है, और जो प्राइवेट काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट था 1949 को, उसको रखा गया, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब ये प्राइवेट काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट क्या था 1949 का, ये मैं आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि किसको खत्म कर दिया गया, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, और साथ साथ में आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के जो पर्टिकुलर क्या थे, इनेक्टमेंट थे, यानी जो जो चीजें लागू की गई थी उसके हिसाब से उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप अगर कभी प्रीवियस ईयर्स को उठा के देखिएगा तो यहां से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, कि कौन क्या था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मैंने कमिटीज में तो आपको समझा ही दिया है, साथ में आपको यहां पे भी याद रखना है। ठीक है, यहां पे क्या याद रखना है, देखिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था उसका सिंबल क्या था, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उसका सिंबल क्या था, एलिफेंट था। क्या था, एलिफेंट। क्या था, एलिफेंट। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक सलाहकार। क्या बोलते हैं, संवैधानिक सलाहकार कौन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो वो BN राव। ये इंसान अपने आप में भारतीय इतिहास में काफी प्रोमिनेंट है, जिनका भारतीय इतिहास में नाम है। प्रोविंसेस को एक साथ करने में सरदार वल्लभ भाई के साथ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने में। ठीक है, तो ये तो आपको नाम याद ही रखना है। और सेक्रेटरी कौन थे, ये भी क्वेश्चन, सेक्रेटरी भी आपको याद रखना है। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन था, HBR अयंकर। कौन, HBR अयंकर, HBR अयंकर, अयंकर। ठीक है, अयंकर। अयंकर टाइटल आपको उसमें भी आया था, ड्राफ्टिंग कमेटी में जब मैंने बात पढ़ाई थी आपको, तो अयंकर, आयर, मुंशी, शादुल्ला, ये सारी चीजें आपको समझाई थी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, एलिफेंट हो गया, BN राव हो गया, HBR अयंकर हो गया। अच्छा, ये आपको पॉइंट याद रखना है SN मुखर्जी से। कौन सा, SN मुखर्जी से। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, यहां पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है कि चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर कौन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है ना, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको ड्राफ्ट किसने किया था, SN मुखर्जी में। ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया है। अगर आप खासकर लुसेंट की बुक को उठाइएगा, ठीक है, किसको, लुसेंट की बुक को उठाइएगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भाई
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको किसने बनाया था? उसका आंसर क्या होगा? एस एन मुखर्जी। वैसे ये कुछ कुछ की पॉइंट्स है जो आपको जनरली स्टैंडर्ड बुक्स लाइक एनसीईआरटी या फिर आपको लक्ष्मीकांत, उन सब में ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको, क्योंकि आपको यहां से रिजल्ट लेना है, नॉलेज गेन करना है, किताब पढ़िए, इसमें कोई फालतू बात की नहीं है कि आप इसको पढ़ के बहुत एक्सपेंडेड होइएगा। लेकिन हाँ, आप इसको पढ़ के, इसकी गारंटी है कि आप इसको पढ़कर एग्जाम जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, वन डे एग्जामिनेशन। अब बढ़ते आगे की ओर। अब ये नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रेम बिहारी रायजादा। कौन? प्रेम बिहारी रायजादा। ये क्या थे? चीफ कैलीग्राफर थे। क्या थे? चीफ कैलीग्राफर थे। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। कैलीग्राफर कौन था? प्रेम बिहारी रायजादा। उसके बाद ये दो एडिशनल पॉइंट तो जनरली किताबों में नहीं मिलता है, ये आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लेकिन आपको 1, 2, 3 और 4 नाम, ये 4 नाम आपको रेगुलर बुक्स में नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप लूसेंट वगैरह किताब उठाइएगा तो उसमें आपको ये नाम नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको ये नाम मैं यहां पे लिखवा रहा हूं और आपको लूसेंट के क्वेश्चन में ये पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो लोग लूसेंट के वस्तुनिष्ठ या फिर क्वेश्चन बैंक को पर्टिकुलरली ध्यान से देखते हैं तो वो ये बात पता होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप वहां पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें 2 नाम आप समझिए, एक साथ एक नाम आपको याद रखना है, नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा। क्या? नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा। इन्होंने क्या किया था? ब्यूटिफिकेशन किया था। किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था किसके द्वारा? प्रेम बिहारी रायजादा के थ्रू, ठीक है। उसको इन्होंने क्या किया था? ब्यूटिफाई किया था, डेकोरेट किया था, यानी कि सुंदरता बढ़ाई थी, ठीक है ना। ये नाम इसीलिए लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है। उसके बाद अगला नाम यहाँ पे क्या है? कृष्ण वैद्य। क्या नाम? कृष्ण वैद्य और नंदलाल बोस फिर से आ रहा है। एक बार देखिए, नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा एक साथ आया, ये किसके लिए नाम आ रहा है? ध्यान से देखिएगा अगर आप तो, डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी को डेकोरेट किया और ब्यूटिफिकेशन किया किसने? नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा ने। और मैं अगले की बात करूं तो हिंदी वर्जन का कैलीग्राफी किसने किया था? हिंदी वर्जन का कैलीग्राफी किया था वसंत कृष्ण वैद्या ने। किसने? वसंत कृष्ण वैद्या ने। और इसको इल्यूमिनेट किसने किया था? नंदलाल बोस ने। तो इसमें ज्यादा बड़ा नाम आपको वसंत कृष्ण ही आपको याद रखना है। क्या रखना है? वसंत कृष्ण ही आपको नाम याद रखना है, बेसिक नाम। तो आपको यहाँ पे 2 नाम आपको याद रखना है। कौन सा? नंदलाल बोस, वी आर सिन्हा। और दूसरा नाम आपको कौन सा याद रखना है? नंद कृष्ण वैद्य, सॉरी वसंत कृष्ण वैद्य और नंदलाल बोस, ठीक है। क्योंकि सॉरी नाम यहाँ ऊपर नीचे हो गया, थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। तो आपको, तो मैंने कोशिश किया कि आपको शॉर्ट टाइम में वैसे वैसे पर्टिकुलर पॉइंट्स बता दूं जिससे कि आपको एग्जाम में हो सकता है पॉसिबिलिटी आने की है। तो आप जाइए, चीजों को रिवाइज कीजिए रेगुलर बेसिस पे। और मैं भी कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो रेगुलर प्रोवाइड करूं, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, धन्यवाद।